वेलकम टू डेली फैक्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड आज हम डिस्कस करेंगे 9 मार्च 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि न्यूज़पेपर्स में मेंशन है। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर्स में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस एंड गवर्नमेंट साइट्स में अगर हम बात करें तो पीआईबी प्लस ऑल इंडिया रेडियो को हम फॉलो कर रहे हैं। टारगेट या अप्रोच की अगर हम बात करें तो हम प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर जो है वो एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं, प्लस चेक कर सकते हैं हमारे इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग द करंट अफेयर एज वेल एज स्टैटिक जीके। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारी रहेगा वो रहेगा जन औषधि दिवस। जन औषधि दिवस जो है वो 7 मार्च को जो है वो हर साल मनाया जाता है और थीम अगर हम बात करें 2025 की तो वो रहेगी दाम कम दवाई उत्तम। दाम कम दवाई उत्तम जो है वो थीम है जन औषधि दिवस की और इसको शुरू किया गया था 2019 में। हम जो अगर हम बात करें जिस स्कीम के अंडर इसको शुरू किया गया है तो दैट इज़ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि प्रोग्राम। ये स्कीम जो है वो 2008 में जो है वो ऑफिशियली जो है वो लॉन्च की गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। तो स्कीम यानी कि परियोजना के बारे में आपको याद रखना है कि 2008 में इसको लॉन्च किया गया था और जन औषधि दिवस जो है वो 7 मार्च को होता है। पुलिस में जो है वो सेपरेट से कहा गया है, एचपी पुलिस का जो एग्ज़ाम होगा उसमें सेपरेटली ये कहा गया है सिलेबस में कि डेज़ को लेकर एक क्वेश्चन आएगा। तो देखो एक करंट से लिंक कर दिया, थीम हमने बता दी, तो आपको कहीं और जो है वो एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन उसके बाद एवलेंचेस आजकल न्यूज़ में चल रहे हैं, ये मेंस का टॉपिक है। इवन हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी जो है वो केसेस देखे जा रहे हैं और उत्तराखंड में तो जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ भी है। तो एवलेंचेस होते क्या हैं? रैपिड फ्लो ऑफ स्नो, आइस और डेब्री डाउन द स्लोप, डाउन द माउंटेन स्लोप जो है वो जब फ्लो हो रहा है रैपिडली आइस का या स्नो का तो उसको एवलेंचेस कहा जाता है। और पीक टाइम जो है वो दिसंबर से अप्रैल के बीच में रहता है एवलेंचेस का, यानी कि एवलेंचेस का जो खतरा है हिमालयन रीजन में वो दिसंबर से लेकर अप्रैल के बीच में रहता है। और क्यों होता है, क्या कारण है? तो सबसे पहले हम इसको दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं जब हम मेंस में लिख रहे हैं। तो एक नेचुरल कॉज हो सकता है, एक ह्यूमन इंड्यूस्ड, या फिर इसको एंथ्रोपोजेनिक भी हम कह सकते हैं। तो अगर हम बात करें नेचुरल में तो डिजास्टर्स हो सकते हैं लाइक अर्थ क्यूब, हैवी स्नोफॉल, वीक स्नो लेयर, या फिर अगर हम बात करें एक्सेसिव स्नोफॉल या शिफ्ट इन टेम्परेचर पैटर्न, जैसे टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो बर्फ पिघलेगी तो डेफिनेटली जो है वो स्नो जो लेयर्स है वो कमजोर हो जाएगी। जब वो कमजोर हो जाएगी तो एवलेंचेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ह्यूमन इंड्यूस्ड अगर हम बात करें तो डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा कंसर्न रहता है। एडवेंचर जो टूरिज्म हम इसको प्रमोट कर रहे हैं तो इसके चलते हम जो है वो नेचर को भी बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्ट कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन लेवल और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अगर हम बड़े बड़े लगाते हैं तो उससे अर्थ क्यूब के चांसेस बन जाते हैं, तो वो भी जो है वो फिर फाइनली क्या होता है कि एवलांचेस में जो है वो आने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी इसका इम्पैक्ट क्या रहता है? तो इकोनॉमिक लॉस तो इसका रहता है कि बहुत सारे डैम जो है वो अभी जैसे सिक्किम में जो है वो डैम था वो बह गया था, ठीक है, तो ये कंसर्न रहता है। डिस्प्लेसमेंट होती है, बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं, उनके गांव तबाह हो जाते हैं, तो ये एक चैलेंज रहता है। सॉयल इरोजन इसका सबसे बड़ा जो है वो कंसर्न रहता है और वेजिटेशन लॉस भी रहता है, बहुत सारे पेड़ इवन एनिमल्स जो है वो भी जो है वो इसमें मारे जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद इसमें सोल्यूशन क्या है? फिर सोल्यूशन भी हमें चाहिए क्योंकि एज एन जब भी आप कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल बनते हो तो आपके पास एक प्रॉब्लम आई तो आपके पास उसका सोल्यूशन होना चाहिए। तो इसमें हम एफॉरेस्टेशन को प्रमोट कर सकते हैं, साथ में रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हम टारगेट रख सकते हैं कि हमें उनको प्रमोट करना है। फिर आप यहाँ पर एज एन एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 500 गीगावाट का जो हमारा टारगेट है 2030 तक हमें अचीव करना है। डुअल पर्पस इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना चाहिए, लाइक हमें डैम कंस्ट्रक्शन अगर करनी है तो उसमें फ्लड्स कंट्रोल की तरफ भी मेजर करना है और डेब्री फ्लो को भी जो है वो हमें कंट्रोल करना है। साथ में डिफेंसिव जो है वो हमारा स्ट्रक्चर रहना चाहिए और अर्ली वार्निंग सिस्टम के जो जितने भी जो लाइक इंस्टॉलमेंट होती है हमें जो है वो प्रॉपर जो है उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लाइक अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को इंस्टॉल करना चाहिए हर जगह पे जहाँ पे भी पता है कि यहाँ पर खतरा है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ इंडियाज़ फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट, ये आईएमएफ ने रिलीज़ करी है। तो आपको ये याद रखना है कि रिपोर्ट का नाम और किसने रिलीज़ किया ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ की अगर हम बात करें तो 1944 में बनाया गया था अलॉन्ग विद वर्ल्ड बैंक, और ये इसकी एक रिपोर्ट आती है दैट इज़ ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये आईएमएफ रिलीज़ करता है और ये एग्जाम में पूछी गई है, तो दैट मीन्स ये रिपोर्ट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में अलॉन्ग विद वर्ल्ड बैंक का भी जो वॉशिंगटन डीसी में है। देन उसका नेक्स्ट है राइजिंग फ्लड फ्रीक्वेंसी इन हाई माउंटेन एशिया सिंस 2000, ये रिसेंट स्टडी है उसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है, तो इसको आप एवरेंज के साथ लिंक कर सकते हैं और ये मेंस के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इवन 1950 से अगर हम बात करें तो हाई माउंटेन एरियाज जो है वो कम से कम जो है वो हैज़ बिन वार्निंग कितना गर्म हो रहे हैं वो 0.3 डिग्री सेल्सियस पर डिकेड, तो ये हमारे लिए कंसर्न है। उसका नेक्स्ट है एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025, ये जो डेजर्ट हंट एक्सरसाइज है कंडक्ट करी है इंडियन एयरफोर्स ने। ये ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज है, लाइक मार्कोज, ठीक है, कमांडोज वगैरह जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। गरुड़,
तो गरुड़ हो गया, ठीक है, मार्कोस हो गए, तो ये सब जो है वो यहाँ पर, इवन लाइक पैरा कमांडोज, तो ये सभी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है स्वावलंबिनी। ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर ने लॉन्च किया है अलॉन्ग विद कोलैबोरेशन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग को बनाया गया 2015 में, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इससे पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, देन नीति आयोग। और नीति आयोग के सीईओ कौन है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि इस तरह का कॉमन क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी जो टारगेट है इस स्कीम का वो जेंडर इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है। उसमें ऑब्जेक्टिव्स अगर हम चले तो वुमेन एम्पावरमेंट, स्पेशली यहाँ पर फोकस किया जा रहा है फीमेल स्टूडेंट्स को इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, लाइक वहाँ पर स्किल्स, मेंटरशिप और रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद टॉपिक है दैट इज सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल में रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जो प्रेयर्स ऑफर करी, यहाँ पर इन्होंने प्रार्थना करी है देश के वेलफेयर के लिए। और इसमें अगर हम बात करें, ये जो टेम्पल है लोकेटेड है सौराष्ट्र गुजरात में, और त्रिवेणी संगम है जहाँ पर ये टेम्पल लोकेटेड है, कपिला, ठीक है, हिरन और सरस्वती, 3 नदियां जो है वो यहाँ पर मिलती हैं जहाँ पर सोमनाथ टेम्पल है। ये टेम्पल डिस्ट्रॉय किया गया था मल्टीपल टाइम। फर्स्ट टाइम डिस्ट्रॉय किया था महमूद ऑफ गजनी ने 1297 में। इसको एक बार कंफर्म, नॉट 1029, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा कमेंट बॉक्स में कि इसका एग्जैक्ट जो है वो डेट क्या रहेगी। देन उसके बाद इसमें अगर हम बात करें कि जो प्रेजेंट जो टेम्पल स्ट्रक्चर है ये चालुक्यन स्टाइल में और डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। आई हैव डाउट रिगार्डिंग दिस ईयर, तो मैं आपको ये कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर दूंगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है सेंदुरने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये वेस्टर्न घाट में है केरला में, और ये अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, एक स्वैम्प फॉरेस्ट है। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो अगर हम बात करें तो टाइगर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। और ये जो है वो एक तरह से जो यहाँ पर वेजिटेशन है वो आपको मिक्स डेसिडियस जो है वो वेजिटेशन देखने को मिलेगी। उसका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ लाला हरदयाल। 1884 से लेकर 1939 तक रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे ये। और इनकी अगर हम बात करें कि आर्य समाज से भी लिंक थे और कार्ल मार्क्स से भी बहुत ज़्यादा जो है वो इंप्रेस हुए थे। और फाउंडिंग मेंबर है गदर पार्टी के। 1913 में गदर पार्टी बनाई गई थी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में था। और उसके सेक्रेटरी जनरल भी जो है वो ये रहे हैं। और इनका एक फेमस वर्क है सोशल कॉन्क्वेस्ट ऑफ हिंदू रेस। देन उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रिब्यूनल्स के रिगार्डिंग की फैक्ट। ट्रिब्यूनल्स जो है वो क्वेसी जुडिशियल बॉडी है जिनको एस्टेब्लिश किया गया है टू एड्रेस डिस्प्यूट रिलेटेड टू द स्पेसिफाइड मैटर या एजुकेट डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द स्पेसिफाइड मैटर। और कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन अगर हम बात करें तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 का, उस टाइम पे इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। आर्टिकल 323A और 323B जो है वो ट्रिब्यूनल के साथ लिंक करता है। 323A में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आते हैं जो कि पार्लियामेंट के पास ही जो है वो पावर होती है टू एस्टेब्लिश सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। और जो आपका सेकंड जो आपका आर्टिकल आता है 323B, इसमें जो है वो स्पेसिफिक जो है वो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो है वो ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं, लाइक टैक्सेशन हो गया, लैंड रिफॉर्म्स एक्सेट्रा। तो इनके रिगार्डिंग जो पावर मेकिंग, जो लॉ मेकिंग जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास होती है। अभी चैलेंजेस क्या आ रहे हैं रिसेंट टाइम पे अगर हम बात करें, ये एडिटोरियल भी मेंशन था इसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहला आता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ ट्रिब्यूनल एक सबसे बड़ा कंसर्न चल रहा है। पेंडेंसी ऑफ द केसेस हमारे लिए चैलेंज चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज है, ओवरलैपिंग जुरिडिक्शंस, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। देन उसका नेक्स्ट है पीएम श्रम योगी मानधन योजना। ये जो है वो योजना को जो है वो 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। ये एक यूनिवर्सल पेंशन कवरेज जो है वो प्रोवाइड कर रही है थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस या फिर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें। किसके लिए? अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए, यानी कि पीएम श्रम योगी मानधन योजना जो है वो अनऑर्गेनाइज जो वर्कर्स हैं उनके लिए जो है वो एक पेंशन फैसिलिटी है। अब यहाँ पर फोकस किया जा रहा है मोर सोशल या मोर इंक्लूसिव सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इन इंडिया। अब कैसे देखो, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, क्यों ये स्कीम जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए लेकर आए हैं? तो सबसे पहला तो ये रहता है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में अराउंड 50% है। और करीब 30 करोड़ जो है वो ओवर भी हम इसको कह सकते हैं, ओवर 30 करोड़ जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स रजिस्टर्ड हैं ऑन ई श्रम पोर्टल। ये 2024 तक का डाटा है। देन उसके बाद यहाँ पर जो स्कीम है, ठीक है, लाइक जो आपकी ये अगर हम बात करें पीएम श्रम योगी योजना, जिसको 6 साल अभी का योगी मानधन योजना जिसको 6 साल अभी कंप्लीट हुए, इस स्कीम का अगर हम स्कीम के बारे में अगर हम बात करें तो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया 2019 में बाय मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और ये स्कीम जो है वो वॉलंटरी एंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है जिसमें इंश्योर किया जा रहा है मिनिमम पेंशन ऑफ ₹3,000 आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। कवरेज अगर हम बात करें तो 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इसमें कवर की जा रही है। और टॉप स्टेट्स की अगर हम बात करें तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जो है वो यहाँ पर टॉप स्टेट्स हैं।
देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है PIL, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो अब सबसे पहले तो आपको PIL की जो फुल फॉर्म आ सकती है पेपर में, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जज जो है उन्होंने हाईलाइट किया है कि मिसयूज ऑफ द PIL हैज़ बिन इम्पैक्टिंग इट्स एफिकेसी एज अ टूल फॉर सोशल जस्टिस। तो इनका मिसयूज़ जो किया जा रहा है उसे सोशल जस्टिस यानी कि जो प्योर जो इनके थीम है PIL की वो इफेक्ट हो रही है, ऐसा जो है वो यहाँ पर जज ने कहा। PIL अगर हम बात करें तो ये एक लिटिगेशन सिस्टम है फिल्ड बाय अ पार्टी विदाउट एनी लोकस स्टैंडी, मतलब आइदर पार्टी वो इज़ नॉट एग्रीव्ड, जो इन्वॉल्व नहीं है वो भी फाइल कर सकती है टू प्रोटेक्ट द जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। जनरल पब्लिक इंटरेस्ट जैसे मान लीजिए कोई पर्सन ए है, उसके साथ कुछ इनजस्टिस हो रही है रिगार्डिंग द राइट्स, तो उसके रिगार्डिंग फिर सोसाइटी में कोई भी पर्सन जो है वो PIL फाइल कर सकता है, क्योंकि वो एक चैलेंज है, किसी और के साथ भी हो सकता है। तो दैट्स वाई जो है वो ये जो है वो PIL सिस्टम हुआ। अभी PIL सिस्टम को जो है वो सोशल इंटरेस्ट जो है वो लिटिगेशन भी कहा जाता है, जिसको अमेरिकन जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उससे हमने फॉलो किया है, और ये किसी भी कानून में डिफाइंड नहीं है, कोई भी स्टेटस जो है उसके रिगार्डिंग नहीं है। इसमें जो पावर है वो जुडिशरी के पास रहती है, पब्लिक कोर्ट्स के पास पावर रहती है थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म, जिसमें अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, और आर्टिकल 2 to 6 हाई कोर्ट के पास पावर है, राइट टू एडमिट PIL। एवोल्यूशन या जेनेसिस की अगर हम बात करें तो 1976 में सबसे पहले केस हुआ था, मुंबई खमगर सभा वर्सेस अब्दुल्ला भाई फैजुल्ला भाई केस। ये केस में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो रिलैक्स्ड किया था द प्रिंसिपल ऑफ द लोकस स्टैंडी, फर्स्ट टाइम पहली बार यहाँ पर जो है वो ये जो है वो लोकस स्टैंडी का प्रिंसिपल आया था। उसका 1979 में जो है वो हुसनारा खतून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस हुआ था, जिसमें जो कि पहला केस है जो PIL के अंदर जो है वो रिपोर्ट किया गया। और एक पॉइंट आपको जो याद रखना है कि जस्टिस PN भगवती को जो है वो कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ PIL इन इंडिया। नेक्स्ट उसके बाद इसमें जो लैंडमार्क जजमेंट्स आती है दैट इज ट्रिपल तलाक केस। ट्रिपल तलाक केस जो हुआ था वो PIL के केस में हुआ था। लीगलाइज कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल रिलेशंस, ये भी केस इसमें आता है। ओपनिंग हज, जो हज यात्रा होती है, हज श्राइन्स टू वुमेन, ये भी जो है वो आपका जो है वो PIL के अंदर ही जो है वो एक लैंडमार्क जजमेंट रही है। उसके बाद नेक्स्ट है गोल्डन डूम। ये अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो US ने प्रपोज किया टू कंस्ट्रक्ट एज अ गोल्डन डूम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और इंस्पायर्ड हुए हैं यूएस से जो है इंस्पायर्ड हुआ है इसमें इसराइल का जो आयरन डोम जो सिस्टम है उससे। आयरन डोम जो है एक मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो प्रोटेक्ट कर रहा है अगेंस्ट शॉर्ट रेंज मिसाइल थ्रेट, जो जितने भी शॉर्ट रेंज मिसाइल थ्रेट रहते हैं उसके अगेंस्ट जो प्रोटेक्ट करता है। तो अभी US ने भी कहा है कि वो भी गोल्डन डोम बनाएंगे, लाइक जैसा कि इसराइल का जो है वो आयरन डोम है। उसके बाद नेक्स्ट है बंगोस वैली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार जो है वो न्यूज़ में आ रही है। JNK में है और ये लोकेटेड है ट्रांस हिमालयन रीजन में नियर टू LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल सॉरी नॉट एक्चुअल, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो है वो लोकेटेड है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो इंडिया चाइना के बीच में है। यह प्रेजेंट करता है एक यूनिक इकोलॉजिकल कॉम्बिनेशन को, जो वैली है यहाँ पर अगर हम बात करें तो माउंटेन बायोम भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ग्रासलैंड बायोम भी यहाँ पर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और टेगा और कॉनिफर फॉरेस्ट भी आपको इस रीजन में देखने को मिलेंगे। तो यूनिक है और सिनरिक व्यूज़ है, टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी यहाँ पर जो है टेररिज्म के रिगार्डिंग जो है एक्टिविटीज़ काफ़ी देखी जा रही है। और प्रिंसिपल वैली अगर हम बात करें यहाँ पे तो दैट इज़ बोध बंगस जो है वो यहाँ पर प्रिंसिपल वैली है। उसके बाद नेक्स्ट है NPT सॉरी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये ट्रीटी को जो है वो 55 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें फोकस किया जा रहा है कि जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको खत्म किया जाए, अभी नए नहीं बनेंगे, जो पुराने हैं उसको भी डिसार्म किया जाए। साथ में टारगेट कर रहे हैं कि पीसफुल करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़, मतलब जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको पीसफुली यूटिलाइज करेंगे एज एन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एनफोर्स किया गया था NPT को 1971 में, 1970 में, नॉट 71, 1970। इसमें जो है वो 191 मेंबर्स है, इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। ठीक है, सिग्निफिकेंस अगर हम बात करें तो क्यों जो है वो इसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि राइजिंग न्यूक्लियर थ्रेट्स बहुत ज़्यादा डेंजरस है। लाइक अगर हम बात करें जिस तरह से रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चली है, इवन लाइक नॉर्थ कोरिया, तो ये वार्निंग जो चल रखे हैं, ठीक है, जो वॉर फ्रिक्वेंट चले हैं। चाइना के पास भी जो है वो इस टाइम पे न्यूक्लियर है, ठीक है, पाकिस्तान के पास भी है, इवन इंडिया हैज़ ऑल्सो। तो ये कंसर्न रहता है न्यूक्लियर थ्रेट्स। इवन अगर हम बात करें रशिया जिस तरह से जो है वो यूक्रेन पे और इन दोनों के बीच में जो क्लैशेस चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो है वो अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है तो उसमें न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो एक कंसर्न रहेगा। तो इसलिए जो है वो यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जितना भी जो न्यूक्लियर एनर्जी या जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको जो है वो डिसार्म किया जाए। प्लस साथ में जो वीक न्यूक्लियर जो डिप्लोमेसी है वो भी वीकर होती जा रही है, तो वो भी एक कंसर्न रहता है। और बॉर्डर क्लैशेज और जो टेररिज्म है वो भी इम्पैक्ट करता है। लाइक सपोज दैट कि अगर कोई लेफ्ट विंग है, टेररिस्ट के आगे पास अगर कोई न्यूक्लियर वेपन गलती से लग गया तो फिर तो नुकसान अल्टीमेट लेवल बहुत हाई लेवल पर हो सकता है।
OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रिप्रेजेंट कर रही है कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड लेवल पर अगर हम बात करें। 57 जो है वो इसमें मेंबर्स है। इसके जेनेसिस अगर हम बात करें 25 सितंबर 1969 को हुई थी और 1969 में ही ISRO भी बना है, तो ये भी आपको याद रखना है। परमानेंट सेक्रेटरी अगर हम बात करें तो जिदा में है। ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें तो सेफ गार्ड करना, प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड और साथ में प्रमोट करना इंटरनेशनल पीस एंड हार्मोनी। उसका नेक्स्ट है पोषण अभियान, जिसको लॉन्च किया गया है 2018 में। 7 ईयर इसको कंप्लीट हो गए हैं। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आती है। इसमें ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशनल स्टेटस को इंप्रूव करना है अमंगेस्ट प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर और चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 6 ईयर्स। इसमें हमने पोषण अभियान जो पोषण 2.0 को भी लॉन्च किया है 2021 में। और फंडिंग अगर हम बात करें तो 60-40 की रेशो में जो फंडिंग हो रही है सेंटर स्टेट्स के बीच में, और 90-10 की रेशो में हो रही है हिमालयन स्टेट्स और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। हिमालयन स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो है वो आपकी 90-10 की हो रही है और बाकी जो स्टेट्स बचती है उसमें 60-40 हो रही है। प्लस यूनियन टेरिटरीज जिनके पास जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, वहाँ पर जो है वो 100% जो है फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है वो प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट है गोविंद वल्लभ पंत। 1887 से लेकर 1961 तक इनका बर्थ जो है वो 1887 में हुआ था अल्मोड़ा रीजन में उत्तराखंड के, और उस टाइम पे जो है वो ये उत्तर प्रदेश का पार्ट था। ये एक एमिनेंट फ्रीडम फाइटर है जिनका जो रोल है फ्रीडम स्ट्रगल और आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। अपॉइंट किया गया है कांग्रेस ने इनको, सबसे पहले इनको अपॉइंट किया था कांग्रेस ने। जो ककोरी कॉन्स्पिरेंसी केस होता उसमें जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफुल्ला खान और अदर्स जो थे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। देन उसके बाद इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था जिसमें इनको अरेस्ट किया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट में भी जो इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। उत्तर प्रदेश के CM बने थे जब, तो अबॉलिशमेंट ऑफ ज़मींदारी में इनका रोल रहा है। प्लस साथ में जो है वो हिंदू कोड बिल भी जो है उस टाइम पे पास हुआ था। और कंट्रीब्यूशन एज यूनियन होम मिनिस्टर, तो उसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो लिंग्विस्टिक बिहाफ पे जो उन्होंने जो उसमें रोल प्ले किया था। प्लस साथ में भारत रत्न इनको मिला है 1957 में। आई होप जो कंटेंट हमने डिस्कस किया ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।